सॉफ्टनर को, जो वाटर सॉफ्टनर है उसको मेंटेन करने के लिए आपको रेगुलरली उसको रीजनरेशन करना पड़ेगा सॉल्ट से। और जब वो बाय करोगे तो उसके कुछ जो स्पेसिफिकेशन रहते हैं जिससे आप बाय करोगे वही आपको ये प्रोसेस बता सकता है, और उसका जो ऑपरेशन और उसके जो क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट लगती है ये सब चीज़ें वहाँ पर आपको मिल सकता है। दोस्तों, पांचवा जो इक्विपमेंट लॉन्ड्री में बहुत ज़रूरी है वो है कैबिनेट ड्रायर। नॉर्मली रिटेल लॉन्ड्री में अलग अलग टाइप और अलग अलग साइज़ के कपड़े आते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि ड्रायर के अंदर हम जो कपड़े सुखाते हैं वो कपड़े टम्बलिंग होने के बाद धीरे धीरे उसमें क्रीजेस आ जाते हैं, और कभी कभी ओवर ड्राई भी हो जाते हैं। ओवर ड्राई होने की वजह से ये प्रॉब्लम आयनिंग की आता है कि वो फिनिशिंग उसमें नहीं मिलता है, फिर उसको वहाँ पर उसको मॉइस्चर मार के उसको डैम्प किया जाता है और फिर उसको इस्त्री मारा जाता है। इसमें जो टाइम और एनर्जी वेस्ट होता है उसको बचाने के लिए बड़े कपड़ों के लिए स्पेशली स्पेशल टाइप के कपड़ों के लिए, जहाँ पर टम्बलिंग ड्रायर में हीट सेंसिटिव कपड़े काफ़ी मुश्किल होते हैं ड्राई करने के लिए, उनके परमानेंट क्रीज आ जाती है उसके अंदर, और ये क्रीजेस आयनिंग करके भी बहुत टाइम नहीं निकलते हैं। इसके लिए ये जो इक्विपमेंट है कैबिनेट ड्रायर, एक सिंपल इक्विपमेंट है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पर मैंने आपको बताया कि टम्बल ड्राई की जगह वहाँ पर कपड़े हाई प्रेशर फैन से सुखाए जाते हैं, और उसमें एक उस कैबिनेट में एक एग्जॉस्ट लगा रहता है, और जो कि वो अंदर डैम्प हवा जो ड्राइंग की एयर मॉइस्चर निकलता है उसको बाहर निकलता है। बड़े साइज़ के रिटेल लॉन्ड्री में ये साइज़ बड़ी होती है, जहाँ पे एक ऑटोमेटेड चेम्बर होता है जिसके अंदर कपड़े ऑटोमेटिक घूमते रहते हैं स्लो स्पीड में, और एक तरफ से या दो तरफ से या टॉप से काफ़ी इंडस्ट्रियल फैंस लगाए जाते हैं और एग्जॉस्ट सिस्टम लगाई जाती है, जिससे वो कपड़े एंट्री करने के बाद धीरे धीरे सूखते हैं और ड्राई होने के बाद वो बाहर निकलते हैं, जिसे हम कैबिनेट ड्रायर बोलते हैं। मतलब दो टाइप के ड्रायर हो गए कैबिनेट। पहली बात तो जो मैनुअल हो गया, जहाँ पर सिंपल इंडस्ट्रियल फैन लगा के कपड़े एक चेम्बर के अंदर सुखाए जाते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो जैसे बारिश के मौसम में उसको एक स्पेशली यूनिट बना के फैन के साथ में रखा जाता है, जिससे हॉट एयर भी उसके ऊपर हम लोग करके कपड़े सुखाए जाते हैं। बेसिकली फंक्शन इतना ही रहता है कि उसको एक जेंटल वार्म एयर सर्कुलेशन मिलना चाहिए। जो कपड़े जाड़ा होते हैं उसको आप आगे रख सकते हैं, और जो काफ़ी जेंटल हो तो उसको पीछे रख सकते हैं, जिससे गारमेंट का जो शेप रहता है वो उसके अंदर मेंटेन रहता है। कंटिन्यूस एयर प्रेशर लगने की वजह से उसमें अगर क्रीजेस आ गए रहते हैं तो वो भी एयर के प्रेशर के ब्लोइंग की वजह से वो सीधे हो जाते हैं, और ये स्ट्रेंथनिंग होने की वजह से आपका जो आगे का काम है जैसे आयनिंग का है वो उसका लोड थोड़ा कम हो जाता है, और थोड़ा मॉइस्चर उसके अंदर होने की वजह से वो ये काम सीक्वेंस में ख़त्म होता है। आपकी जो एनर्जी है आयरनिंग में वो काफ़ी सेव होती है। नॉर्मली आप देखा गया है कि जो अगर आपके कपड़े में क्रीजेस होते हैं वो टम्बल ड्राइंग में नहीं निकलते, तो ऐसे टाइप के कपड़े को आप कैबिनेट ड्रायर में डाल के सुखा सकते हो। जनरली अगर आप कपड़ों के जो टाइप पकड़ेंगे या एप्लीकेशन पकड़ेंगे तो स्पेशली मैं कहूँगा कि वुलन्स जैसे सिल्क है, सेंसिटिव होता है, या एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक्स है, या लेदर के कुछ गारमेंट्स हैं, या ऐसे ही जो काफ़ी महंगे कपड़े रहते हैं उनको आप अगर कैबिनेट ड्रायर में सुखाओगे तो वो सही होगा। दोस्तों, 6वां टॉपिक है केमिकल्स और सॉल्वेंट रैक्स। यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि एक आपको स्पेशल डेडिकेटेड रैक्स बनाना पड़ेगा, जहाँ पर आप रेगुलर जो केमिकल्स यूज़ करते हो और जो सॉल्वेंट यूज़ करते हो उनको प्रॉपर वहाँ पे रखा जाएगा, और जो भी केमिकल्स आप यूज़ कर रहे हो उसको प्रॉपरली लेबल करना चाहिए, क्योंकि ये जो केमिकल यूज़ किए जाते हैं
ये एक प्रॉपर एजुकेटेड और वेल ट्रेंड आदमी को के साथ में ही इसको यूज़ करना चाहिए। और रिटेल लॉन्ड्री में काफ़ी ऐसे नंबर ऑफ केमिकल्स है जो क्वांटिटी में कम यूज़ होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके कपड़ों की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए बहुत मदद करते हैं। तो इसके लिए आपको एक पूरा एक रैक बनाना पड़ेगा जहाँ पर वहाँ पर आपको प्रॉपरली रख के, जो भी एक प्रॉपरली वेंटिलेटेड एरिया में है और सनलाइट का डायरेक्ट वहाँ पर इफेक्ट नहीं होता या कोई आसपास कोई हीट सोर्स नहीं है, ऐसे जगह पर उसको आपको रखना है। और ये केमिकल का जो रैक है जहाँ पर आप हर टाइप की केमिकल्स यूज़ करते हो, जैसे वॉशिंग के लिए, ब्लीचिंग के लिए या स्टार्चिंग के लिए। स्टार्चिंग में भी 3-4 टाइप के आते हैं करके। अगर आप केमिकल में ब्लीचिंग का बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको वाइटनिंग करना है कपड़े, तो वाइटनिंग करने के लिए कम से कम 4 या 5 फॉर्मूले हैं। ये मैं केमिकल का जब हम डिस्कशन करेंगे तो मैं ये आपको प्रोसेस क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि किसी कपड़े को वाइट करने के लिए 4 से 5 तरीके क्या है। ये काफ़ी डिटेल सब्जेक्ट है केमिकल का, तो ये मैं केमिकल का सब्जेक्ट में केमिकल के लेक्चर में आपको कवर अप करूँगा। हर केमिकल के आपको जो आप रखेंगे अपने स्टोर में, उसका आपके पास में मटेरियल सेफ्टी डाटा होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको एक गाइडलाइन देता है कि उसको यूज़ कैसे किए जाए। और उसको यूज़ करने के लिए स्पेशली जो नए लोग हैं, गॉगल या आपको जो सेफ्टी के जो चीज़ें हैं जैसे ग्लोव्स है, ये सब चीज़ें या कैप है, ये सब चीज़ें डाल के वो सब काम करना चाहिए। नॉर्मली जब आप हैंडल करते हो, जैसे डी स्टेनिंग करने के लिए या स्टेन रिमूव करने के लिए आप यूज़ करते हो, तो आपके साथ में एक एक्सपर्ट आदमी की बहुत स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग ज़रूरी है करके। और ये स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, जैसा मैंने कहा कि एक एक्सपर्ट आदमी से अगर आप लोगे तो आपका कपड़ा भी डैमेज नहीं होगा, आपकी क्वालिटी बराबर रहेगी और सेफ्टी भी रहेगी लोगों की। तो और इसके लिए आपको ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है करके। एक्चुअली इसका पर्पज़ यही है कि कोई एक्सीडेंटल मिक्सिंग ना हो जाए या कोई और दूसरा प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि ये केमिकल्स ऐसे होते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर में होते हैं या रिड्यूसिंग नेचर में होते हैं। तो अगर कोई मिक्सचर आपका गलत हो जाता है तो वो आपको तकलीफ दे सकता है। दोस्तों, हम इसको डिटेल केमिकल के सब्जेक्ट में उसको कवर करेंगे। 7वां टॉपिक है जो आपको एक ब्रशिंग या स्टेन रिमूवल का प्लेटफॉर्म चाहिए। अगर आपकी लॉन्ड्री छोटी है, ऐसे तो ब्रशिंग के लिए आपके लिए या स्टेन रिमूव करने के लिए स्टेन रिमूविंग इक्विपमेंट आता है स्पेशलाइज्ड, लेकिन ये काफ़ी महंगी मशीन रहती है। तो ये जो अगर मीडियम और बड़ी साइज़ की अगर आप रिटेल लॉन्ड्री बना रहे हैं तो आप बाय कर सकते हैं उसमें, और जिसमें वैक्यूम भी रहता है, जिसमें एयर प्रेशर भी रहता है, जिसमें स्टीम की भी कनेक्शन रहती है। ये सब चीज़ें डी स्टेनिंग मशीन के ऊपर आपको मिल सकते हैं करके। लेकिन अगर छोटी लॉन्ड्री कर रहे हैं तो आपको एक प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी है। आपको अलग अलग टाइप के ब्रशेस आपके पास होने ज़रूरी हैं, हार्ड, मीडियम, लो, उसमें भी काफ़ी टाइप आते हैं। क्योंकि अगर आप कपड़ा हैंडल कर रहे हैं तो हर जगह में आप एक ही टाइप का ब्रश नहीं यूज़ कर सकते। पॉसिबिलिटी है कि आपका केमिकल काफ़ी काम करेगा, लेकिन जब मैकेनिकल एक्शन लगाओगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपका कपड़ा फट सकता है। तो आपको बहुत ध्यान में रखकर ये काम करना चाहिए। सो दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म वाला काम है, नॉर्मली रिटेल लॉन्ड्री में ये कंपलसरी है कि आपको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो आप स्टेन रिमूवल के लिए यूज़ कर सकते हो। कुछ कपड़े ज़्यादा गंदे होते हैं तो उसको भिगा के उसके बाद में भी अगर आपको ब्रश करना है तो ये प्लेटफॉर्म का यूज़ हो सकता है, जिस पे पानी, गर्म पानी, एयर, जैसा मैंने बोला वो सब कनेक्शन वहाँ पर हो, तो आपके काम करने में और कपड़े की क्वालिटी मेंटेन करने में आपको मिल सकते हैं। इसके साथ में ऑफ कोर्स उसके प्रॉपर ड्रेनेज का सिस्टम होना चाहिए, और है ना, ये भी आपको उसमें देखना पड़ेगा। उसका इम्पोर्टेंस यही है कि ये जो स्टेन रिमूवल है वो कम टाइम में और प्रॉपर जगह पे करने की वजह से हो सकता है, और आपको कोई कपड़ा वापस री वॉशिंग के लिए नहीं यूज़ हो रहा है करके, मतलब आपका टाइम काफ़ी सेव होता है इसके अंदर। दोस्तों, अगला टॉपिक है
वॉशिंग एंड सोकिंग टैंक या बकेट्स। नॉर्मली ये चीज़ें मैनुअल वॉशिंग के लिए यूज़ होती हैं और स्पेशली जो कपड़ों में काफ़ी स्टबॉर्न डर्ट होता है या जिसमें काफ़ी मैले रहते हैं, जो काफ़ी दिन से ख़राब हुआ या ओवर यूज़ किया गया है, उसको सोक करने के लिए यूज़ किया जाता है। और क्योंकि डायरेक्ट मशीन में अगर आप वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो ये कपड़ा साफ़ नहीं होगा, जो क्वालिटी आपको चाहिए वो नहीं मिलेगी। तो नॉर्मली इसका जो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है, तो आप सिंपल प्लास्टिक के बकेट भी ले सकते हैं, जो HDP हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन, या स्टेनलेस स्टील के भी आप बकेट ले सकते हो। लेकिन स्टेनलेस स्टील का जो बकेट होता है थोड़ा हेवी होता है। काफ़ी दिन तक चलने के लिए अगर आपको चाहिए तो आप फाइबर रीइंफोर्स प्लास्टिक FRP के भी आप बकेट ले सकते हैं। लेकिन FRP के जो बकेट्स रहते हैं वो स्पेशली आपको बना के लेंगे, क्योंकि वो बड़े साइज़ के मिलते हैं, छोटे साइज़ के नहीं मिलते हैं। और FRP के जो बकेट्स होते हैं या सोकिंग टैंक्स होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं कंपेयर टू HDP। और उसमें आपके बजट के हिसाब से आप इसको देख सकते, क्योंकि कभी कभी जैसा मैंने आपको बताया, आप ब्लीचिंग का काम करते हो, इंजाइम सोकिंग का काम करते हो या प्री ट्रीटमेंट का काम करते हो, जहाँ पे हेवीली सॉइल्ड लिनन आपको काफ़ी देर तक भिगा के रखना पड़ता है। चादर है, पर्दे हैं, या कोई स्पोर्ट्स के कपड़े हैं जिसमें ज़्यादा सॉइलिंग हो, इन कपड़ों को आपको भिजा के रखना पड़ता है।